हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएसटी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। भारत में विश्व विरासत स्थल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हमारी कंट्री में बहुत ही ऐसे फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ मस्जिद हैं, टॉम्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही फेमस फेमस जगह है हमारी कंट्री में, जहाँ पे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि गिनीज बुक में अपना नाम हासिल कर ली हैं, उन लोगों ने अपना जगह बना रखा है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में कुछ हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ना है, विरासत स्थलों के बारे में पढ़ना है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, दीवाने खास रेड फोर्ट में जो कि लाल किला के अंदर है, दीवाने खास दीवाने आम है ना, ताजमहल, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के अंदर ही एक जगह है बेटा दीवाने खास। ठीक है, असेंबली लगती थी वहाँ पे लोगों की। कुतुब मीनार ये भी पता होगा, कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने बनवाया था, दिल्ली में है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, जहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं देखने। ये टूर का एक बहुत अच्छा सेंटर है। रेड फोर्ट को देखने भी लोग आते हैं। और आपको पता है कि हर 15 अगस्त को पीएम यहीं पे जा कर के फ्लैग हाइस्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? ऐतिहासिक प्लेसेस हैं। ठीक है, ऐतिहासिक प्लेसेस का मतलब क्या होता है? जिसको पुराने राजा महाराजाओं ने बनवाया था और आज भी वो अपनी जगह कायम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करके देखते हैं चैप्टर को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, विश्व विरासत स्थल। A World Heritage Site is a place of special cultural, historical, scientific or physical importance recognized by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO। अब देखिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट वह होता है, ठीक है, विश्व विरासत स्थल वह होता है, हमारे कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे जगह में डिसाइड करता है कि कौन सी जगह विश्व विरासत स्थल में ऐड करने के लायक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लायक है ये जगह। तो वो उस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेट करेगा। जिस प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेट कर देता है, वो जगह विश्व विरासत स्थल में आती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, फिर और भी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो यूनेस्को ही डिसाइड करता है कि कौन सी जगह विश्व विरासत स्थल है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं हमारे यहाँ। दिस साइट्स कुड इंक्लूड फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्सेस और सिटी। अब इन जगह में क्या हो सकता है, इन प्लेसेस में क्या आ सकता है बेटा? तो आ सकता है जंगल आ सकते हैं, पार्क्स आ सकते हैं, पहाड़ आ सकते हैं, झील, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े शहर, कुछ भी आ सकता है जिसके पास कुछ ऐसा यूनिक क्वालिटी होना चाहिए, उसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे वो विश्व विरासत स्थल बनने के लायक हो। तो कौन डिसाइड करेगा कौन सा प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं? तो यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिएगा। The aim of recognizing any site as heritage is to ensure its conservation for the future। और किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना ये भी डिसाइड करता है, ये भी बताता है कि उस जगह को फ्यूचर में कोई नुकसान ना पहुंचे और आगे कई पीढ़ियों तक वो जगह प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए भी उस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है, जिससे लोग उसका दुरुपयोग ना करें, उस पर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। Such recognition respects the site and makes it internationally famous। और ऐसा रिकॉग्निशन जब किसी भी बिल्डिंग को, किसी फॉरेस्ट को, किसी पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कह सकते हैं तमगा मिल गया। ठीक है, एक उनको क्या मिल गया? टैग मिल गया है। कोई व्यक्ति क्या बने, कोई अधिकारी बन जाता है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा ना, उसके पास एक कार्ड हो जाएगा, मैं आईपीएस हूँ, मैं ये हूँ, कह सकता है। तो ऐसे ही जो प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाता है तो वो इंटरनेशनली फेमस हो जाता है। केवल अपने ही कंट्री में नहीं, जिस कंट्री में वो है वहीं पे नहीं, इवन बहुत सारे देशों में वो फेमस हो जाता है। प्रेजेंटली देयर आर 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया।
प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में इंडिया में 36 विश्व विरासत स्थल हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनली फेमस प्लेस की बात करें तो वो 36 हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आपको पढ़ना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है होते हैं ये प्लेसेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमको भी इनको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। वो चीज़ें फिर नहीं हो सकती हैं, अगर हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। पहले की कलाकारी, पहले का जो आर्किटेक्चर था, उन सारी चीज़ों को हमको मेंटेन करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो आपने देखा इंडिया में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका ताजमहल, ठीक है। ताजमहल के बारे में हम पढ़ते हैं, सारे 36 को तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, द ताजमहल इज द कल्चरल आइकॉन ऑफ इंडिया। ताजमहल भारत की सांस्कृतिक आइकॉन बताता है, सांस्कृतिक फिगर को बताता है, ठीक है। इट डिस्प्लेज द ग्लोरी एंड गर्नियर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये बताता है आपको मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मुगल वंश हुआ था ना भारत में, मुगलों ने भी शासन किया था। सबसे पहले दिलई सुल्तान थे, फिर मुगल थे, और फिर कौन थे, अंग्रेज थे। मुगल के बाद ब्रिटिश शासन हो गया था। फिर हमारा देश 1857 में क्या हुआ था, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1947 में तब जाके अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो जब हमारे देश में मुगलों का शासन था, और आपको पता है कि आपने अकबर का नाम सुना होगा, आप लोग एक प्रोग्राम भी देखते होंगे, जोधा अकबर या अकबर बीरबल। तो जो अकबर थे वो मुगल साम्राज्य के बहुत ही फेमस किंग थे, और उनके पिता जो हुमायूं थे, उन्होंने मुगल वंश की नींव डाली थी, हम कह सकते हैं फर्स्ट किंग थे मुगल डायनेस्टी के। तो अकबर के बेटे जहांगीर और जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, ठीक है। तो ताजमहल को देख करके हमको मुगल वंश के शान शौकत का पता लगता है कि कितने ज़्यादा सुंदरता प्रेमी वो लोग थे, कितने ज़्यादा कला प्रेमी वो लोग थे, और कितना ज़्यादा शान थे उनकी, कितनी ग्लोरी थी उनकी कि उन्होंने इतना खर्च करके इतनी सुंदर बिल्डिंग बनवाई है। इट इज़ अ वाइट मार्बल म्यूजोलियम एंड स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है, ठीक है। इस बिल्डिंग को उसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, मुमताज़ की याद में, और ये यमुना नदी के किनारे है। इट वॉज बिल्ड बाई मुगल एम्पर शाहजहाँ। मैंने बता दिया आपको कि इसको शाहजहाँ ने, जहांगीर का बेटा था जो, ठीक है, तो जहांगीर के बेटे शाहजहाँ ने अपने वाइफ की याद में बनवाया था, और उनकी वाइफ का नाम क्या था, बेगम मुमताज महल। इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉन्यूमेंट ऑफ द पीरियड एंड टुक 22 ईयर्स टू कंप्लीट। याद रखिएगा उस टाइम का, ठीक है, मुगल डायनेस्टी की बात करें तो उस पीरियड का, उस समय का सबसे महंगा बिल्डिंग था ताजमहल, और इसको बनने में 22 साल लगे थे बेटे, ठीक है। कितना, 22 साल लगे थे। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड ऑफिशियल डिग्नेटरीज विजिट इट एवरी ईयर। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे सम्मानित लोग ताजमहल को देखने आते हैं। जब भी बाहर से कोई आता है हमारी कंट्री में तो वो सबसे पहले ताजमहल देखना चाहता है। द ताजमहल इज द फैक्ट वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो 7 वंडर्स हैं, दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक है आपका ताजमहल। द ताजमहल इज द फाइनेस्ट पीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर दैट कंबाइंस पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल्स। ये आपके मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल के टाइम में बिल्डिंग बनाने का जो कलाकारी थी, बिल्डिंग में जो डिज़ाइन यूज किया जाता था, उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है। और इस बिल्डिंग में पर्सियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल, दोनों स्टाइल्स का यूज किया गया है। इट स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई गार्डन्स एंड वाटर चैनल्स। अब ये है कैसा, तो बेटा ये एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म, हम कह सकते हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो एक ऐसे ज़मीन पे है जो स्क्वायर शेप का है, और चारों तरफ से इसके गार्डन हैं, वाटर पूल्स हैं, और बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए और भी ज़्यादा ये सुंदर हो जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ गार्डन और क्या है, वाटर पूल्स हैं। फिर देखते हैं, इट कंटेन्स द ग्रेव्स ऑफ द एम्परर एंड द एम्प्रेस। एम्परर एंड एम्प्रेस मतलब यानी कि शाहजहाँ और मुमताज़। शाहजहाँ सम्राट था और जो उसकी महारानी थी वो कौन थी, बेगम मुमताज महल। तो दोनों के मकबरे हैं इसमें, इसी ताजमहल के अंदर शाहजहाँ और मुमताज के क्या हैं, मकबरे हैं, दोनों की कब्रें हैं। इट इज गार्डेड बाई 4 मीनारास व्हिच आर टॉप्ड बाई अ कियोस्क और छतरीज इन ईच कॉर्नर। इसके चारों कोनों पर 4 मीनार हैं, जैसे स्क्वायर शेप में है ना, तो चारों कोनों पर 4 मीनार हैं, और ऊपर कियोस्क हैं। कियोस्क मतलब ऐसे होता है, गुंबज जो होता है, गुंबज के ऊपर ऐसे लंबी लाइन। आगे देखते हैं,
Detailed floral carvings, geometric designs, beautiful calligraphy and precious stone adorn the wall of the monument. इस स्मारक, जो किसी के याद में जो बिल्डिंग बनवाई जाए उसे कहा जाता है स्मारक। तो इस स्मारक को सजाया गया है बहुत सारी चीज़ों से। मतलब कौन सी चीज़ें होंगी? जियोमेट्रिक डिजाइन, ज्यामितीय कलाकारी हैं, उसमें फूल पत्ती के डिजाइन्स बनी हुई हैं, बहुत महंगे महंगे पत्थर यूज हुए हैं, और एक वर्ड यहाँ पे दिया है कैलीग्राफी। ठीक है, तो कैलीग्राफी मीन्स क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए। इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में एक बुक होती है कुरान जिसे कहा जाता है। ठीक है, और वो कुरान जो है उसमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। उन बातों को डिजाइन के फॉर्म में दीवार पर लिखना, वही क्या कहलाता है, कैलीग्राफी कहलाता है। तो कुरान की लाइंस को डिजाइन बना करके दीवार पर लिखना वही कहलाता है कैलीग्राफी। तो ऐसी कलाकारी ताजमहल पे की गई है। ठीक है, द वॉल्स आर फेमस फॉर इनले, स्टुको एंड जाली वर्क। इसके दीवारें फेमस हैं क्योंकि इस पे इनले, स्टुको और जाली वर्क, बहुत ही महीन महीन डिजाइन और कलाकारी की गई है इसके दीवारों पर, इसीलिए इसकी दीवारें और भी ज़्यादा फेमस हैं। तो आप ताजमहल समझ गए होंगे कौन बनवाया था, शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में। बहुत सबसे अपने टाइम पीरियड की सबसे महंगी बिल्डिंग है, 22 साल लगे थे इसको बनवाने में। बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। चारों तरफ पूल्स हैं, वाटर पूल्स हैं, गार्डन्स हैं, है ना, 4 मीनारें हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स यूज हुई हैं इसकी दीवारों पर। साथ ही साथ कैलीग्राफी का यूज हुआ है। क्या कहेंगे कैलीग्राफी को? कुरान की बातों को डिजाइन के फॉर्म में लिखा गया है। अब यू नो व्हाट, ताजमहल इज turning yellow due to pollution gases and sulfur dioxide and nitrous oxide and making the building lose its white luster. ऐसा कहा जाता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, बट पॉल्यूशन के कारण, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है आपके दिल्ली के पास, आपको पता है। तो पॉल्यूशन के कारण इस पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी गैसों के कारण इसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके लिए इसका रोकना चाहिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे स्टेप्स उठाए भी गए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो आपने पढ़ लिया ताजमहल। अब नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है आपका? रेड फोर्ट। क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला। द रेड फोर्ट और लाल किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड शाहजहानाबाद। रेड फोर्ट या लाल किला जिसे हम कहते हैं, ये भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और शाहजहां ने कब इसे बनवाया था? उसने अपनी राजधानी बनवाई थी शाहजहानाबाद नाम से, और वो राजधानी उसकी दिल्ली में थी। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, शाहजहां ने दिल्ली में अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद। ठीक है, और उसको बनवाने के बाद उसने दिल्ली में लाल किला बनवाया। प्रेजेंट डे दिल्ली, और वही शाहजहानाबाद आज कहाँ है? दिल्ली है। एज इज कैपिटल सिटी ही इन 17th सेंचुरी। ठीक है, तो 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई शाहजहानाबाद, और वहीं पे क्या बनवाया? लाल किला बनवाया। इट इज नेशनल मॉन्यूमेंट, ये राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे आवर प्राइम मिनिस्टर वाइट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम देयर। हर साल 15 अगस्त को, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस को, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जा करके लाल किले पर झंडा फहराते हैं और वहाँ से पूरे देश को संबोधित करते हैं। आप लोग भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देख सकते हैं कि हर साल सबसे पहले झंडा कहाँ पे फहराया जाता है? तो लाल किले पर, और वहाँ से प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करते हैं। संबोधित करना मतलब कुछ बातें बताते हैं देश के बारे में। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, हेंस इट्स नेम। जैसा कि लाल किले का नाम है लाल किला, तो ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। इट इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स विच हाउसेस सेवरल रॉयल बिल्डिंग्स। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर और भी शाही बिल्डिंग्स हैं। हम कह सकते हैं रॉयल मतलब शान शौकत वाली, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, स्टार्टिंग पेज में था दीवाने खास। तो दीवाने आम एंड दीवाने खास वेयर हाउस यूज्ड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पर्पस बाय एम्परर रेस्पेक्टिवली। तो जब शाहजहां ने बनवाया था शाहजहानाबाद को, वहीं पे इसने बनवाया था रेड फोर्ट को। रेड फोर्ट में इसने 2 ऐसे हाउस बनवाए थे, दीवाने खास एंड दीवाने आम।
दीवाने आम मतलब आम जनता, आम लोगों के लिए वो जगह थी। दीवाने खास मतलब वो खास लोगों के लिए थी। तो ये 2 हॉल उसने बनवाए थे वहाँ पे रेड फोर्ट के अंदर। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज सीटेड इन द दीवाने आम। दीवाने आम जो एक हॉल था उसमें शाहजहां का मयूर सिंहासन बहुत ही फेमस था, पीकॉक थ्रोन जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, तो वो यहीं पे रखा गया था दीवाने आम में। किस जगह पे? रेड फोर्ट के अंदर। रंगमहल वॉज द पैलेस फॉर द क्वींस। रंगमहल एक महल बनवाया था उसने, वो भी रेड फोर्ट के ही अंदर था, जैसा कि यहाँ बोला गया। इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट महल देखने को मिल रहे हैं। दीवाने खास, दीवाने आम और क्या है, रंगमहल है जो कि रानियों के लिए उसने बनवाया था। इट ओवरलुक्स द यमुना। तो यमुना यहाँ से दिखाई देती है। मोती मस्जिद इज द मॉस्क। नक्कार खाना इज द एंट्रेंस गेट एंड मीना बाजार इज द फेमस मार्केट इनसाइड द फोर्ट। इस फोर्ट के अंदर क्या क्या है? मोती मस्जिद है, ठीक है, नक्कार खाना इसका एंट्रेंस गेट है, मीना बाजार इस फोर्ट के अंदर की एक बाजार है। चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद आर लोकेटेड जस्ट अपोजिट टू इट। इसके जस्ट अपोजिट में चांदनी चौक एक जगह है ना, आपको भी पता होगा दिल्ली में, तो चांदनी चौक और जामा मस्जिद इसके पीछे पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? रेड फोर्ट के बारे में, लाल पत्थरों से बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया था जब उसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनवाई थी दिल्ली में, तो उसी टाइम पे इसने लाल किले को बनवाया। ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हर साल झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को और पूरे देश को संबोधित करते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जिसके अंदर और भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल, है ना, और कुछ इसके अंदर जो जगह है, मीना बाजार हम कह सकते हैं, एंट्रेंस गेट को इसके हम क्या कहेंगे? नक्कार खाना। तो ये आपका रेड फोर्ट हो गया जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आपका नेक्स्ट हेरिटेज साइट है बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हमारे थोड़ा सा अभी इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो उससे रिलेटेड है। जीव जंतुओं को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनवाया गया था और किसके लिए फेमस है अभी आप पढ़ोगे। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम का, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको तो फेमस होना ही है। फॉर इट्स सक्सेस इन द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसेरॉस, और इसका काम भी ऐसा है, यूनेस्को किसी को विश्व विरासत स्थल क्यों घोषित करेगा, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी प्लेस को तभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेगा जब वो उस लायक होगा, वो जगह उस लायक होनी चाहिए ना, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए इस जगह को, इस पार्क को किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल रहा एक सींग वाले गैंडों को सेव करने में, ठीक है। वन हॉर्न इंडियन राइनोसेरॉस से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक सींग वाले गैंडे। तो इन जानवरों को हम कह सकते हैं वन हॉर्न राइनोसेरॉस को प्रोटेक्ट करने में ये पार्क बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसी नाते यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। इट आल्सो प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज एंड माइग्रेटरी बर्ड। इसके अलावा ये बहुत ही खतरे में जो जानवर हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ माइग्रेटरी बर्ड जो बाहर से माइग्रेशन मीन्स होता है जब हमारे एनिमल्स को या किसी भी एनिमल को एक जगह पे सुटेबल फूड, सुटेबल शेल्टर सब कुछ नहीं मिल पाता, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाती है। तो ऐसे बाहर से जो भी माइग्रेट की हुई बर्ड्स, एनिमल्स आते हैं जो खतरे में जानवर रहते हैं, उनको भी काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको फुल प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पे। इट इज स्प्रेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द mighty Brahmaputra river on the north and lush green Karbi Anglong hills on the south। तो ये कहाँ पे है? फैला हुआ है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से, और ये जो करबी एंगलोंग हिल आपको दिख रहा है साउथ में, वहाँ तक पूरा है ये। आगे देख लेते हैं। इट इज हेवन फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। इसमें और क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। सो इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ टाइगर रिजर्व। इसी नाते इसको टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी प्रिजर्व है, प्रिजर्व नहीं कह सकते हैं, कंजर्व है। एशियन एलिफेंट, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, हुलॉक, गिब्बन्स, ठीक है, बारासिंगा, सांबर एंड घड़ियाल are other precious species that live in this grasslands।
इसके ग्रास लैंड्स में, यानी कि जो इसके घास के मैदान है, उस घास के मैदान में भी जहाँ जितने एनिमल्स आपने यहाँ पे पढ़े, ये सारे एनिमल्स कंजर्व हैं, ठीक है, यहाँ पे सुरक्षित हैं, रहते हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लेटिपस भी कहते हैं, एंड द इंडियन वल्चर, भारतीय गिद्ध, आर सम ऑफ इट्स बर्ड वेराइटीज, कुछ इसमें बर्ड वेराइटीज भी रहती हैं, यानी कि पक्षियों की प्रजातियां भी रहती हैं, जिनमें से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है और दूसरा है इंडियन वल्चर। आपने सुना होगा कि बहुत दिन पहले आपने सुना होगा कि गिद्ध जो था वो विलुप्त हो जा रहा था, तो वहाँ पे इसको भी कंजर्वेशन मिला हुआ है, सुरक्षित है। अपार्ट फ्रॉम दीज, काजीरंगा आल्सो हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। एनिमल्स को तो प्रोटेक्ट ही करेगा, नेशनल पार्क है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ वेजिटेशन भी, बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वन हॉर्न राइनोसेरॉस को प्रोटेक्ट करने में ये पार्क सक्सेसफुल रहा, इसी नाते यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और ये विश्व में फेमस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी खतरे में स्पीसीज होती हैं, साथ ही साथ माइग्रेटरी बर्ड को भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो इसके एनिमल्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेजिटेशन भी प्रेजेंट हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग रिवाइज करिएगा। अब हमको पढ़ना है सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो देखते हैं, द सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा इज ए सैक्रेड हिंदू टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अब ये कोणार्क है कहाँ? उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क और वहाँ पे है ये मंदिर, ठीक है। तो ये एक हिंदू मंदिर है। इट इज़ अ मार्वेलस स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत ही शानदार स्पेसिमेन है, बहुत ही शानदार कह सकते हैं, निशानी है आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग में जो कलाकारी यूज होती है, डिजाइन, ठीक है, कितनी माइन्यूट डिजाइन है इसमें, उसका ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इट वॉज बिल्ट बाई नरसिम्ह देव फर्स्ट ऑफ द ईस्ट गंगा डायनेस्टी, तो पूर्वी गंगा वंश, ठीक है, तो ईस्ट गंगा डायनेस्टी के जो राजा थे, राजा नरसिम्ह देव फर्स्ट, उन्होंने बनवाया था कोणार्क सन टेम्पल को। इट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉड सन, ये भगवान सूर्य को समर्पित है, यानी कि भगवान सूर्य का मंदिर है। इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ ए चैरियट, ये भगवान सूर्य के रथ के शेप में बनवाया गया है मंदिर। दैट्स वाई यूनेस्को डिक्लेयर्स इट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यही रीजन है, इतना यूनिक है ये अपने आप में कि यूनेस्को ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भगवान सूर्य के रथ के शेप में बना हुआ मंदिर है, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। फिर देखते हैं, इट वॉज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी, इसको 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, किसके द्वारा? नरसिम्ह देव फर्स्ट के द्वारा। दिस टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टेम्पल्स इन इंडिया, भारत के कह सकते हैं बहुत ही फेमस, अच्छे माने जाने मंदिरों में माना जाता है कोणार्क के सूर्य टेम्पल को। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अंडरलाइन दिस, जीके में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है, विच टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, किसको? सन टेम्पल को, कहाँ के? कोणार्क के। आर्किटेक्चरली द सन टेम्पल एडॉप्ट्स द कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो अगर आर्किटेक्चर के कैटेगरी को लें हम, तो ये जो सन टेम्पल है, इसका जो मॉडलिंग है, जो डिज़ाइन है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्चर यूज है, तो कलिंग स्टाइल यूज हुआ है, ठीक है। तो कलाकारी कहाँ की यूज हुई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की? कलिंग की स्टाइल। कलिंग के राजा कौन थे, आपको पता है ना? इट इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन, ये पत्थरों से बना हुआ है, लाइक ए चैरियट, रथ की तरह। इट हैज़ 24 व्हील्स ऑन द इट्स साइड्स एंड इज लेड बाई 7 हॉर्सेस, जैसे रथ होता है उसी तरह इसमें 24 पहिए हैं और घोड़े भी हैं, 7 घोड़े भी हैं। आप सोच सकते हैं अपने आप में कितना यूनिक है। ऑल दीज आर इंटरेक्टली डिजाइंड, और सारी चीज़ों को बनाया गया है अच्छे से। इस मंदिर में आपको, आप जाएंगे कभी घूमने तो आपको देखने को मिलेगा 7 घोड़े बनाए गए हैं, 24 पहिए बनाए गए हैं, एकदम रथ की तरह ही इसको बनाया गया है। तो कोणार्क सन टेम्पल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसके डिज़ाइन ही ऐसी है, बहुत अच्छे से कलाकारी की गई है और बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के लायक है आपका ये टेम्पल, ठीक है। और ये क्या करता है? मार्वेलस स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर है, राजा नरसिम्ह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में?
किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है? तो यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद करना है। कौन कौन से साइट्स आपने पढ़े? आपने ताजमहल पढ़ा है, कोणार्क का सन टेम्पल पढ़ा है, ठीक है, इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लर्न करेंगे। साथ ही साथ यूनेस्को का फुल फॉर्म लर्न करेंगे। इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।